नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, क्लास 12 हिस्ट्री, जिसके पहले चैप्टर के बारे में मैंने आप सभी को अच्छे से पढ़ा दिया है। आज हम सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। क्या नाम है? राजा, किसान और नगर। चैप्टर 2 है, क्लास 12 का हिस्ट्री, इतिहास होने वाला है आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता और भी बहुत सारे मोहनजोदड़ो के रहन सहन, खान पीन कैसे थे, कैसे राजनीतिक शैली थी, कैसे आर्थिक जीवन बिता रहे थे, ये सारी चीजें तो हो चुकी है। अब हम यहाँ पे राजा, किसान और नगर में इसके आगे पढ़ेंगे कि आखिर हड़प्पा संस्कृति के बाद हमारे समाज में आगे क्या हुआ था। आगे की स्लाइड में लेके जाना चाहता हूं। वैदिक सभ्यता आ गई थी। क्या आ गया था? वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या आया? तो वैदिक सभ्यता आ गया। जब हड़प्पा संस्कृति की समाप्ति हो गई, उसके बाद क्या शुरू हुआ? उसके बाद शुरू हो गया वैदिक सभ्यता। ये आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता जो थी वो आर्यों के द्वारा बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्य कौन थे? तो देखिए, आर्य जो है ना, वो एक प्रकार के घुमंतु पशुपालन करने वाले लोग थे, घुड़सवार थे, और ये घूम घूम के एक जगह से दूसरे जगह अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वो आर्य थे। अब आर्यों के द्वारा कौन सी सभ्यता तैयार किया गया? वैदिक सभ्यता तैयार किया गया। वैदिक सभ्यता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में आर्यों की सभ्यता हमारे समाज में रही है। कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारे समाज में, हमारे धरती पे कौन सी सभ्यता रही? तो आर्यों की सभ्यता रही। अब देखिए, इसी सभ्यता में महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास भी हुआ। महाजनपद, आपके समझ रहे होंगे कि महाजनपद क्या है, तो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा नए नगरों का विकास हुआ, नए नए सिटियां बनी, शहरों का निर्माण हुआ। और इसी सभ्यता के दौरान आर्यों के द्वारा ही 4 वेदों का भी निर्माण हुआ, जो हमारे समाज में, हमारी पुरानी संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अर्थवेद हैं। ये 4 वेदों का निर्माण भी आर्यों के दौरान ही हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के दौरान ही हुआ था। इन सारे वेदों के बारे में भी जानेंगे। तो ये एक हिंट था, टॉपिक था, जिसके बारे में आपको जानना था कि आखिर आपसे पूछा जा सकता है ना कि भैया बताओ, हड़प्पा संस्कृति समझा दिए, सिंधु घाटी सभ्यता समझा दिए, मोहनजोदड़ो की संस्कृति समझा दिए, तो ये तो समाप्ति होने के बारे में भी आपने बताया कि ये समाप्त भी हो गया, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी सभ्यता आई? तो वहां पे आप बता सकते हैं वैदिक सभ्यता आई, आर्यों के द्वारा लाई गई थी। आर्यों के द्वारा ये सभ्यता लाई गई थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और इसी दौरान बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ और 4 वेदों का भी निर्माण हुआ, जो इस प्रकार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। छठी शताब्दी जो है, जो छठा शताब्दी है, उसमें परिवर्तन क्या क्या हुआ? आखिर इस क्वेश्चन बनता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकाली काल कैसे रहा है? छठी शताब्दी से पहले बहुत ज्यादा परिवर्तन कैसे हुआ है? तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में, जब शुरुआत में भारत का जो इतिहास शुरू हुआ छठी सदी ईसा पूर्व, उस समय एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेज हुए। कब? तो देखिए, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के समय में ना क्या हुआ? बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। इसके कारण आरंभिक राज्यों एवं नगरों का विकास हुआ। शुरुआत में नगर बने, सिटीज बने, और इसके बाद इनका विकास भी हुआ, ये ग्रोथ भी की। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए इसे माना जाता है क्योंकि लोहे का प्रयोग यहाँ पे बढ़ गया। आपको तो मैंने बताया था, हड़प्पा संस्कृति में और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से अपरिचित थे। लोहे का ज्यादा उपयोग नहीं होता था, कांसों का ज्यादा उपयोग होता था। लेकिन यहाँ पे जब अगला कार्यकाल आया आर्यों के द्वारा, तो उसमें क्या हुआ? लोहे की बढ़त का प्रयोग बढ़ गया, लोहे का उपयोग होने लगा और सिक्कों का प्रचलन हो गया। इसीलिए इसे हम ना छठी शताब्दी को एक परिवर्तनकारी युग मानते हैं। अगला पॉइंट समझिए, इस समय में बौद्ध तथा जैन सहित भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। हमारे समाज में आपको पता है कि बौद्ध धर्म के मानने वाले भी लोग हैं, जैन धर्म के मानने वाले भी लोग हैं। तो ये वही समय था, ये वही टाइम था जब बौद्ध और जैन धर्म के मानने वाले लोगों का विचार समाज में फैला था।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए परिवर्तन काल माना जाता है। अब खेती बाड़ी जो था इसमें भी यहाँ पे बहुत सारी तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसी समय में छठी शताब्दी मतलब 600 साल जो ईसा पूर्व के समय में जब आर्यों का आगमन हुआ था उस समय खेती में भी बहुत सारे बदलाव आए। किस तरह से? तो यहाँ पे ना लोग लोहे का हल बनाना शुरू कर दिए, लोहे का हल बनाए। लोहे के हल के माध्यम से सख्त मिट्टी को भी कुरेदा जा सकता था। और इतना ही नहीं, ये लोग यहाँ पे ना धान की खेती करने लगे। आपको मैंने हड़प्पा संस्कृति में बताया था, ये लोग जौ बाजरा वगैरह उपयोग करते थे, धान का कोई जिक्र नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे आर्यों की काल में, वैदिक काल में आपको चावलों की भी खेती देखने को मिलेगा, धान का खेती आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या हुआ, फसल जो था उसमें बढ़त हो गई, फसल के उपजने में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखा गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जनपद और महाजनपद। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको जनपद और महाजनपद के बारे में बताऊंगा, तो आ गया जनपद और महाजनपद। इसे भी समझिए। वैदिक युग में राज्यों को जन कहा जाता था। राज्यों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। तथा उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा जाता था। देखिए, ऋग वैदिक युग में राज्यों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और वहीं पे उत्तर वैदिक युग की बात की जाए तो राज्य, जो स्टेट्स होते हैं ना, जो राज्य होते हैं, उन्हें जनपद कहा जाता था। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान से समझिएगा कि 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, पूर्व के देश के, पूरब में जो देश थे, जितने भी देश थे, उनके राजनीतिक क्षितिज पर, मतलब उनके द्वारा कहीं लिखे गए ग्रंथों में या फिर उनके द्वारा चर्चा किए गए शब्दों में जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है, जिन राज्यों का उन्होंने चर्चा किया है, जिन राज्यों के बारे में उन्होंने बताया है, उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई है। जनपद और जन तो था ही, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के राज थे, कुछ बहुत बड़े राज थे, जैसे मगध, इन सभी को ना महाजनपद की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में, जो बौद्ध के धर्म के ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, और जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें भी महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथों में भी 16 महाजनपद राज्यों का नाम बताया गया है। ये बताया गया है कि ये उस समय के बहुत बड़े राजा और इसके राज्य था, और इसके राजा जो थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा समृद्ध थे, इनका राज बहुत दूर तक फैला हुआ था। देखिए, हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है। जो बौद्ध धर्म की ग्रंथ है और जो जैन धर्म की ग्रंथ है, इन सभी में समान नाम नहीं है, बराबर नाम नहीं है, कुछ उलटफेर है, ऊपर नीचे है। लेकिन वज्जी, याद रखिएगा, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार एवं अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं दोनों बुक में, बौद्ध वाले बुक में भी और जैन वाले बुक में भी। दोनों में ये जो नाम है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार एवं अवंती, ये अक्सर मिले हैं। इससे यह बात साफ स्पष्ट होता है कि ये सभी महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में गिना जाता था। मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली राज थे, बड़े राज थे, इनका विस्तार बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो इस तरह से आपने जनपद और महाजनपद समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब देखिए, जनपद और महाजनपद के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखा है, तो इसे भी ध्यान से देखिए। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। जितने भी ये महाजनपद थे ना, जितने भी बड़े बड़े राज्य थे ना, इन पे सिर्फ और सिर्फ राजाओं का शासन होता था, इस पे राजा का हुकूमत होता था। लेकिन गण और संघ, ध्यान समझिएगा, जो गण मैंने आपको बताया और संघ बताया, इसके नाम के राज्यों के लोगों का समूह शासन करता था। जो गण नाम से जाना जाता था, जो संघ नाम से जाना जाता था, यहाँ पे कोई राजा शासन नहीं करता था, यहाँ पे जनता के द्वारा शासन होता था। जी साहब जी, हमारी तरह जनता के द्वारा शासन होता था। या फिर संघ की अगर बात कर ली जाए तो एक सिस्टम होता था, एक ग्रुप होता था जो अपने एरिया में शासन करता था। तो जन और संघ भी आपका क्लियर हो गया है। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। अब देखिए, ये जो राजा थे जिनके पास महाजनपद था, इनको अपने राज्य को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत थी? मुद्रा की।
अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज की जरूरत थी? मुद्रा की। अपने सेनाओं का खर्च उठाने के लिए किस चीज की जरूरत थी? मुद्रा की। राज्यसभा से लेके पूरे प्रजा के सड़क, स्कूल, अस्पताल, बैंक, इन सभी चीजों में तो कहीं ना कहीं पैसे खर्च होता है ना। तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता थी? धन की आवश्यकता थी। शासक जो थे, जो राजा थे, वो किसान और व्यापारियों से कर वसूला करते थे। कर समझते हैं ना, टैक्स वसूला करते थे। जो आज भी हम अपने भारत देश में भारत सरकार को टैक्स भरते हैं ना, पैन कार्ड हमें मिला हुआ है ना, तो उस समय पैन कार्ड नहीं था भाई साहब, लेकिन फिर भी राजा जो थे वो किसानों से और व्यापारियों से टैक्स वसूला करते थे, कर वसूला करते थे, जिस पैसे से वो अपने राज्य के कल्याण को कर सके, सैनिकों का खर्चा उठा सके, सड़कें बनवा सके, विद्यालय बना सके, अस्पताल बना सके। अगर कोई और कार्य भी हो तो राजा उन्हीं पैसों से किया करता था। ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूट कर भी धन इकट्ठा किया जाता हो। देखिए, आपने बहुत सारे सिनेमा वगैरह देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे सीरियल भी आते हैं जिसमें एक राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद उनके धन को लूट लेता है। तो ऐसा भी हो सकता था कि उस समय के जो महाजनपद के राजा हुआ करते थे वो अपने पड़ोसी देशों को लूट लूट के भी पैसे जमा करते रहे होंगे। अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने शुरुआत में ही बोला, बहुत सारी चीजें जो है वो तथ्य और प्रमाण नहीं है, हमारे अनुमान के ऊपर काम कर रहा है। धीरे धीरे कुछ राज्य अस्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। मतलब अब कुछ राज्यों में ना परमानेंट सेना आ गई। अब वो परमानेंट सेना रखने लगे और सेना के खर्चे के लिए किसानों से और व्यापारियों से टैक्स वसूलने लगे। इस तरह से महाजनपद के कार्यों को भी आपने समझ लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने गण और संघ की बात की थी ना, आपको बताया था ना कि कुछ जगहों पे गण मतलब जनता के द्वारा शासन और संघ मतलब समूह के द्वारा शासन होता था। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि गण और संघ क्या है। तो गण किसे कहते हैं वो देख लीजिए। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। मतलब अलग अलग तरह के समूह मिलकर अगर एक जगह शासन करते हैं तो इसे गण कहा जाता है। अब संघ को समझ लीजिए। संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। कोई एक ग्रुप है, कोई संगठन है, कोई सभा है जिसके द्वारा अगर शासन किया जाता है तो उसे संघ कहते हैं। सभा में जब सभा में बैठक होती थी, जब आम जनता का समस्या सुना जाता था तो उनके बाद बात विवाद के जरिए निर्णय लिया जाता था। मतलब वहीं पे उनके तर्क वितर्क करके उनके फैसलों को सुनाया जाता था उसी सभा में। गणों की सभाओं में, अब देखिए जो गण थे ऊपर वाला जो मैंने बताया, गणों की सभाओं में स्त्रियां, दास, कंपकार की भागीदारी नहीं थी। अगर कोई ऐसा भी संघ है जिसमें स्त्री ना जा सके, गरीब लोग ना जा सके, पिछड़े वर्ग के लोग ना जा सके, तो ये क्या हो गया? ये लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र तो कहता है कि भैया आप सभी एक समान हो, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं, सभी को भारतीय संविधान के अनुसार समानता का अधिकार मिला है, एक समान इक्वलिटी का अधिकार मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर इनके सभा में स्त्रियां नहीं जा सकती थी, दास नहीं जा सकते थे, कंपकार नहीं जा सकते थे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं भेदभाव था। इसलिए इसे हम लोकतंत्र की प्रणाली तो नहीं कह सकते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मगध महाजनपद, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो टेलर सब था। अब ना पूरी फिल्म को देखना है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है ना इसमें से बहुत सारे पॉइंट दोस्तों काट दिया गया है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप सिलेबस के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे ना तो आप एग्जाम में तो सही में वाकई में अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन आप अपने अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि बुक आखिर दिया गया है, जानकारी तो कहीं ना कहीं आपके वो काम का है, तो आपको शुरुआत से अच्छे तरीके से पूरी बुक के पॉइंटों पे पकड़ बनाना है। ये नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जो बहुत पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए ये आपके एग्जाम के लिए तो बेहतर है, लेकिन आपके भविष्य के लिए बेहतर नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बेहतर नहीं है। क्या होगा कि कागज का टुकड़ा आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, 90% आ गया बच्चे को, हिस्ट्री में 90 नंबर आ गया, और उस कागज के टुकड़े का जीवन में आपका कोई उपयोग ना हो पाए, तो वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा डिटेलिंग में जाइए, पूरे जड़ तक जानने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपको सब कुछ पढ़ लेना है, लेकिन जो पॉइंट आपने उठा लिया उसके जड़ तक को छेद के पढ़िए, बिल्कुल डीपली जाइए।
अब हम मगध महाजनपद के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि मगध कहाँ है, मगध क्या था। बहुत सारे सीरियल भी आए हैं, मूवी भी आई है और बहुत सारे बुकों में इसकी जानकारी भी मिलती है, बहुत सारी कहानियां प्रचलित है मगध के बारे में। तो आज जो हमारा फैसला है वो है मगध महाजनपद के बारे में विस्तार से पढ़ना, आपको भी पूर्ण रूप से समझाना। मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। आज का जो बिहार है, हमारा मातृभूमि जो है बिहार, वहीं पे ये मगध स्थित है और पहले भी बिहार के एरिया में ही मगध था। मगध 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा, सबसे वर्चस्वशील महाजनपद बन गया था। इसका मतलब है राज्य बन गया था। इसके राजा जो हैं वो 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली थे। प्रारंभ में क्या था कि राजगृह मगध की राजधानी थी। 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी, तो आप बताइएगा कि मगध की राजधानी शुरुआत में राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हो गया और आज पटना हो गया। ध्यान समझिएगा, राजगृह पहला था, उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ, उसके बाद पटना हो गया। पहाड़ियों के बीच बसा था राजगृह, एक किले बंद शहर था, चारों तरफ से घेरा हुआ शहर था राजगृह। बाद में चौथी शताब्दी में क्या हुआ, इसको बदल के पाटलिपुत्र को राजधानी बताया गया। मतलब जो राजगृह था उसको बदल के किसको राजधानी बताया गया, पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र को आज के समय में, वर्तमान समय में पटना के नाम से भी जानते हैं। बिहार की राजधानी है पटना, आप लोगों को ज्ञात होगा। अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बना के की जाती थी। जो राजधानी हुआ करती थी ना, उसका किलाबंदी किस चीज से होता था, बड़े बड़े ईंट के पत्थर से ऊंची दीवारें बनाकर उसे घेर दिया जाता था, जो राजधानी हुआ करती थी। मगध का प्रारंभिक इतिहास जो है, शुरुआत में जो मगध का इतिहास है वो हर्यक कुल के राजा, मतलब एक कुल था, हर एक इंसान का अपना अपना कुल होता है ना, तो उस समय एक कुल था हर्यक। अब देखिए, हर्यक कुल के राजा बिंबिसार से प्रारंभ होता है। बिंबिसार एक बहुत ही महान राजा थे, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बिंबिसार का राज्य। अब देखिए, मगध को इन्होंने दिग्विजय और उत्कर्ष के जिस मार्ग पर अग्रसर किया वह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति दी। बिंबिसार कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, बहुत ही शक्तिशाली, इनका राज बहुत दूर तक फैला हुआ था और इन्होंने सबसे बड़ी बात दिग्विजय और उत्कर्ष किया था। मतलब दिग्विजय मतलब सभी को, अपने पड़ोसियों को जीतना, दूर दूर तक, अफगानिस्तान तक भैया इनका शासन था जी। और ये रुका नहीं, ये रुका कब, जब अशोक सम्राट महान थे, वो अशोक सम्राट महान थे, इन्होंने कलिंग में जब आक्रमण किया। और उस समय एक बहुत ही रोचक कहानी है, आप इसे गूगल कीजिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कलिंग के राजा की बेटी जो थी, उन्होंने अशोक के साथ युद्ध किया था, लेकिन अशोक का अपना एक रूल था कि वो महिलाओं और बच्चों और स्त्रियों पे तलवार नहीं उठाते हैं, निशस्त्र लोगों पे हथियार नहीं उठाते थे। वहां पे जो इन्होंने अपने तलवार को म्यान में रखा, तभी जाके इनका यह दिग्विजय का सिद्धांत रुका, नहीं तो ये बहुत ही विशाल राज्य के राजा थे और शक्तिशाली तो थे। तो आइए अब हम मगध महाजनपद के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। मगध महाजनपद समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद के क्या कारण थे? अगर मगध इतना समृद्ध था, शक्तिशाली था, तो ऐसे क्या कारण थे कि मगध इतना शक्तिशाली और समृद्ध हो गया था? तो देखिए, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। यहाँ पे प्रकृति के अच्छे विचार पनपते थे, प्रकृति ने इसे बहुत सुरक्षित तरीके से रखा था और इसके इर्द गिर्द पहाड़ियां भी थी। आपको पता है कि उधर राजगृह साइड में ना बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिससे यह सुरक्षित था, अचानक से कोई इस पे अटैक नहीं कर सकता था और प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। प्रकृति भी ना मगध के राजधानियों को या मगध को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती थी। इस कारण से सबसे पहला कारण तो यह है जिस कारण से मगध इतना शक्तिशाली था, उपजाऊ भूमि थी। यहाँ की जो जमीन थी, इस पे बहुत अच्छे तरीके से खेती होता था, क्योंकि गंगा और सोन नदी के पानी से
सिंचाई के साधन थे। गंगा जो हमारे बिहार में बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, बिहार में क्या पूरे विश्व में, पूरे देश में गंगा पवित्र ही मानी जाती है। और इसके साथ साथ सोन नदी भी मौजूद था, जिससे यहाँ पे सिंचाई का भरपूर सुविधा था, जिससे खेती अच्छे तरीके से होती थी और यहाँ की फसल अच्छी होती थी। यहाँ की जनसंख्या और जनपदों से अधिक थी, और जितने भी जनपद थे या महाजनपद थे उनसे मगध की जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक थी। यहाँ पे लोग अधिक थे, इसलिए यहाँ पे कर टैक्स ज्यादा आता था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, और आपको पता है कि किसान भी राजा को टैक्स दिया करता था। तो यहाँ पे पैसे की भी कमी नहीं थी, राजा के पास भरपूर टैक्स आता था, जिससे वो अपने सरकार को या फिर कहिए राज्य को समृद्ध बनाने का काम करते थे। जंगल में हाथी उपलब्ध थे। जी साहब जी, उस समय हमारे बिहार में जो जंगल थे या मगध में कह लीजिए जो जंगल थे या आसपास में जो जंगल थे उसमें हाथी उपलब्ध थे, जो कि सेना के बहुत काम आते थे। सेना हाथियों से बहुत ज्यादा मदद लेते थे, इसलिए ये और ज्यादा समृद्ध था। योग तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। योग्य मतलब ऐसे शासक थे जो शासन के लिए उपयुक्त माने जाते थे, योग्य थे, और महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली थे। जो मगध के राजा थे वो शक्तिशाली तो थे ही, ज्ञानी भी थे, पढ़े लिखे थे, नॉलेज था राजनीति का, शासन चलाने का। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। अगेन रिपीट है पॉइंट, लेकिन मैं फिर से समझाना चाहूंगा कि उस समय मगध के पास सोन नदी और गंगा जैसे दो पवित्र नदी मौजूद थी, जिससे इनके खेती करने में सिंचाई भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाता था, और इससे इनका व्यापार वृद्धि होता था। लोहे की खादानें थी, जिससे सेना में हथियार बनाया जाते। उस समय मगध के पास लोहों का खाद्यान्न था, जिससे सेना के लिए तलवार, ढाल, भाला और भी बहुत सारे हथियार बनाए जाते थे, जिससे वो शक्तिशाली थे। इस तरह से आपने देखा कि मगध महाजनपद जो था वो क्यों समृद्ध था, क्यों इतना शक्तिशाली था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या है। 321 से 885 ईसा पूर्व में, 321 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का शासन काल रहा है। इतने समय तक हमारे इस जगह पे मौर्यों का भी शासन रहा है। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जब मगध का विकास हो रहा था, जब मगध उदय हो रहा था, बहुत ज्यादा वर्चस्वशील था, महाजनपदों में गिना जाता था, तो उसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ है, मौर्य साम्राज्य भी जन्म लिया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। आपको पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, पहले तो मैं बता दूं कि चाणक्य के ये चेले थे और बहुत ही प्रतापी सम्राट बने, बहुत ही शक्तिशाली सम्राट बने। जब मौर्यों का मौर्य सरकार जो थी या फिर मौर्य साम्राज्य थी, इनका आना हुआ, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को कब स्थापित किया? 321 ईस्वी पूर्व में। अब देखिए, इनका जो राज्य था वो पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में शासन नहीं करते थे। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सब किसके अंदर था? ये सब मौर्यों के अंदर ही तो था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ही तो था। एक सीरियल आता था चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, यदि आपने उसे नहीं देखा तो एक बार जरूर देखो, उसमें बहुत तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। हालांकि ये बात दूसरी है कि जितने भी पिक्चर्स या सीरियल्स आते हैं उसमें लोग मसाला मिर्च लगा के पेश करते हैं, हम लोग के सामने में कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो ये बात दूसरी है। लेकिन फिर भी आपको एक समझ आ जाएगा कि कैसा हुआ था, क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसे आया, कैसे चाणक्य ने उन्हें ढूंढकर इस तरह का प्रतापी शासक बनाया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि मौर्य समाज जो आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन स्थापित किया वो 321 ईस्वी पूर्व में किया था, और यहाँ पे इनका जो शासन था वो पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, वहां तक ये शासन करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कहां से आए थे, कैसे इनका सम्राट बनने का सफर शुरू हुआ और कैसे ये सम्राट बने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य कहीं और नहीं जन्मे थे, पटना के मतलब बिहार के जो जिला राज्य है, बिहार राज्य हमारा, उसका राजधानी पटना है, वहीं बिहार में ही ये जन्म लिए थे और भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे।
भारत के प्रथम हिंदू सम्राट भी बने थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरुजी कौन कौन थे? इनके गुरुजी थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ध्यान समझिएगा, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, चाणक्य। चाणक्य के बारे में तो जानते हैं ना, बड़े ज्ञानी और बड़े प्रतापी थे। तो देखिए, मौर्य वंश के बारे में अब हम जानकारी जानते हैं कि कहां से हमें प्राप्त हुआ, कैसे हमें पता चला कि मौर्य वंश का शासन क्या था। तो मौर्य वंश के जो जानकारी के स्रोत है ना, वो मूर्ति कला से प्राप्त होता है, मूर्तियों से प्राप्त होता है। समकालीन रचनाएं, मेगनीथिस द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक। तो ये जो मेगनीथिस था, ये भी एक बाहर के देश का था, सिकंदर वगैरह के साथ इसका उठना बैठना था। तो ये जो पुस्तकें लिखा है ना, इसमें मौर्य वंश के शासन के बारे में पता चला है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके राज दरबार में एक बार यूनानी राजदूत आए यूनान से। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से भी ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक था। इसके अलावा अर्थशास्त्र पुस्तक, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्र की पुस्तक, इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक से मौर्य शासकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई है, इसमें भी आपको चाणक्य और चाणक्य के शासन के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में आपको जानकारियां प्राप्त होगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, मौर्य साम्राज्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उसका प्रशासन कैसा था, वो कैसे शासन करते थे? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य का जो शासन हो रहा था, उस समय 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी इनका पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र था। इनकी जो राजधानी थी वो तो पाटलिपुत्र में था, जो आज का वर्तमान पटना है, लेकिन पाटलिपुत्र के अलावा 4 प्रांतीय केंद्र भी था इनका। पहला था तक्षशिला, दूसरा था उज्जैनी, तीसरा था तौसीली और स्वर्णगिरी। ये 4 जो है प्रांतीय केंद्र, ये भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और ये भी इनके लिए बहुत ही कारगर थे। तो इस तरह से आपने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जाना। आगे मैं आपको लेके चलता हूं। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया जाता है। अशोक सम्राट जो थे ना, उनके जो अभिलेख हैं, उसमें इन सभी चीजों का जिक्र किया जाता है। ऐसे ही नहीं मैं हवा दे रहा हूं या फिर गलत लिख दिया गया है। ये सब जानकारियां अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। अशोक सम्राट के अभिलेखों से ये सब जानकारियां प्राप्त हुई है। पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड से हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। मतलब एक ही जैसे की जानकारी यहां से खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश किस प्रकार से शासन करते थे। ऐसा माना जाता है इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका और दूसरी तरफ उड़ीसा तटवर्ती क्षेत्र, अलग अलग वातावरण था, अलग अलग क्षेत्र था। कहीं पहाड़ है, कहीं रेत है, कहीं बालू है, कहीं समतल है। इसलिए माना जाता है कि इन सभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के क्षेत्र में शासन होता रहा होगा। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। तक्षशिला से उज्जैनी में काफी लंबी दूरी है, लेकिन ये जो रास्ता था, ये व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, मौर्य समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस रास्तों से इन्होंने व्यापार का काम शुरू किया था। सुवर्णी, सोने की पहाड़, कर्नाटक में सोने की खानी थी। देखिए नाम रखा गया है सुवर्णगिरी, जहां कर्नाटक में आपको पता है ना, सोने की बहुत सारी खानें थी, इसलिए इसका नाम सुवर्णगिरी भी रखा गया। और कर्नाटक में सोने की खानें थी, ये भी इनके राजकाल में अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियों दोनों मार्ग से आवागमन बना रहता था। राजधानी के प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता था। मुख्य जो मार्ग था आने जाने का, अब देखिए इतना बड़ा शासन था, इतना बड़ा राज था, तो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में क्या नदियों का सहारा लिया जाता था। नदियां ही इनके मुख्य मार्ग हुआ करते थे, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदियों के रास्ते से महीनों, हफ्ते, साल भी लग जाते थे, अगर नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाया जाता था। तो इस तरह से आपने समझा कि इनके कार्य कैसे थे, इनके आवागमन कैसा था, इनके जो 4 प्रमुख प्रांत थे वो कैसे थे, ये व्यापार कैसे करते थे और इनके नाम किस प्रकार से दिए गए हैं, ये सभी जानकारियां आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। सेना व्यवस्था, जब इन मौर्यों का जो शासन था, इसमें इनकी सेना व्यवस्था कैसी थी, कैसे ये सेनाओं का उपयोग करते थे, या फिर किस तरह से ये सेना का रख रखाव करते थे,
तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। मेगस्थनीज जो था उसने कहा कि मौर्य समाज में सेना के रख रखाव के लिए एक समिति का निर्माण हुआ था और 6 उप समिति का निर्माण हुआ था। नौसेना का संचालन करना, ये नौसेना का भी संचालन करते थे, पानी में चलने वाले सेना भी थी इनके पास। दूसरी का मतलब जो काम यातायात व खान पान का संचालन करना होता था। अब बहुत सारी चीजें होती थी जो बाहर के जगहों से लाया जाता था, तो खान पान की चीजें हो या यातायात का संचालन भी करना हो तो इन्हीं के द्वारा हो जाता था। अब जो तीसरी का काम था, जो समितियां थी, उप समितियां, उनका काम मैं बता रहा हूं। पहला तो नौसेना का संचालन करता था, दूसरी का काम यातायात और खान पीन का चीज पर ध्यान रखना होता था, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना होता था, जो मिलिट्री थे, जो जमीन पे चलते थे, उनका संचालन इन उप समितियों में से तीसरा वाला करता था। चौथी का काम अश्वरोही का संचालन करना, मतलब घोड़े वाले घुड़सवारों का संचालन करना था। 6 उप समितियां बनाया था ना इन्होंने, तो उस चौथा जो मतलब 1 2 3 4 तो समझ में आएगा, चौथा जो था वो अश्वरोही संचालन करता था, घोड़ों के सवारों का देखरेख करता था। पांचवी का काम रथारोही का संचालन करना होता था, रथ पर जो सेनाएं सवार होकर इधर उधर घूमती थी या युद्ध करती थी, ये पांचवा जो उप समिति थी इसका काम था कि रथारोही का संचालन करना। और छठी का काम था हथियारों का संचालन करना, जितने भी हथियार बनाए जाने हैं, जितने भी हथियार लाने हैं, बनवाने हैं, सेना को देना है, ये सारे काम बटे हुए थे। सेना व्यवस्था में एक समिति और 6 उप समितियां थी और 6 उप समितियों का काम इस प्रकार है। ये काम ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अन्य उप समितियां क्या करती थी? देखिए, दूसरी उप समितियों का दायित्व तो विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी का व्यवस्था करना। कोई भी सामान लाना है ना, कहीं से कहीं ले जाना है ना, तो बैलगाड़ी समझते हैं ना, जो दोनों तरफ बैल लगा रहता है और बीच में लकड़ी का एक बहुत बड़ा जगह बना होता है जिसपे सामान रख के लोग एक जगह दूसरे जगह लेके जाते हैं। अब तो विलुप्त होता जा रहा है, तो गांव में भी देखने को नहीं मिलता। तो गांव में भी ट्रैक्टर वगैरह आ गया, बैलगाड़ियां तो समाप्त हो गई, बैल देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों का व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन का व्यवस्था करना, जितने भी सैनिक थे उनके खाने पीने का जुगाड़ करना, जानवरों के लिए चारे का व्यवस्था करना। अब देखिए, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, सब सेना के अंदर है, या फिर गाय भैंसी भी है, तो इसके लिए चारे का, उसके खान पान का भी ध्यान रखना अन्य समितियों का काम था। सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। जो सैनिक है उनके लिए भी सेवक होना चाहिए, उनके खान पान का ध्यान रखे, उनके कपड़े धोने का ख्याल रखे, और बहुत सारी तरह की जरूरतें हुआ करती थी उस समय के राजाओं की। तो इस सब की चीजों के लिए अन्य उप समितियां जो है वो कार्यरत हुआ करती थी, इनका सही तरीके से देखभाल किया करती थी। अब देखिए, बहुत देर से ना हम मेगस्थनीज की बात कर रहे हैं, तो ये कौन है भाई, कौन सी बला है, कहां से आया है? मेगस्थनीज यूनान का राजदूत और एक महान इतिहासकार था। यूनान का राजदूत भी था और एक महान इतिहासकार भी था। मेगस्थनीज जो था उसने पुस्तकें लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। उसने इतिहासकार तो था ही, उसने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। इस पुस्तक में हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारियां मिलती है। इसके द्वारा जो ये इंडिका पुस्तक है, इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती है। देखिए, मेगस्थनीज ने जो बताया था कि मौर्य साम्राज्य में सेना का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां हैं। ये मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बता दिया था कि मौर्य साम्राज्य ने जो है वो अपने सेना के एक जो शेड्यूल तैयार किया था, उसमें एक समिति थी और 6 उप समितियां थी, और उन 6 उप समितियों का अलग अलग काम था। ये जानकारियां कहां से मिली? तो इंडिका पुस्तक, जो मेगस्थनीज था, जो यूनान का राजदूत और एक खुद का एक इतिहासकार भी था, उसके पुस्तक से मिलती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सम्राट अशोक की बात आती है। देखिए, अशोक सम्राट ना मतलब बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही वर्चस्वशील थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और बहुत दूर दूर तक भाई साहब इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो आइए अशोक सम्राट के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक रोचक व्यक्तियों में से एक है, सबसे ज्यादा रोचक है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है ये। अशोक की पहचान 1830 ईस्वी के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला।
तो अशोक के अभिलेख प्राकृत में है कि जबकि प्रस्तुतोत्तर में मिले अरमाइक और यूनानी भाषा में है। देखिए अब ध्यान समझिए इन पूरे बवंडर का मतलब क्या है। अशोक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग थे, मतलब ये जो राजा थे अशोक सम्राट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इनकी पहचान जो है वो 1830 ईस्वी में हुई। 1830 ईस्वी के समय में इनकी पहचान हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, आपको पता है कि ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, वो आए और उनके जो अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने दो लिपि थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि के बारे में बता दूं, आज भी हम जो भाषा पढ़ते हैं ना कहीं जड़ इसका ब्राह्मी लिपि से ही है। तो इन्होंने इसका अर्थ निकाला और अशोक के अभिलेखों की भाषा का अर्थ निकाल के ये बताया कि अशोक कितने महान थे, अशोक की जन्म कब हुई, अशोक के कार्यकाल क्या थे। तो ये सब चीजें उन्हीं अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। कुछ जो देखिए दो प्रकार की लिपियां आपको मिली है, एक तो मिली है ब्राह्मी और एक मिली है खरोष्टी। इन दोनों में अशोक सम्राट के अभिलेख लिखे गए हैं प्राकृत में। अब अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में भी किया गया है। अरमाइक और यूनानी लिपि भी मिला है जो अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों पे पाया जाता है। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया है। शुरुआत में जो अभिलेख बनाया गया ना, शुरुआत में जो सिक्का बनाया गया ना, उसमें अरमाइक लिपि भी मिला है और इसके बाद ये कहाँ मिला है, अफगानिस्तान में मिला है। आपको तो मैंने पहले ही बताया था, इन शासकों का शासन जो था वो केवल भारत में नहीं था, भारत के अलावा ये अफगानिस्तान तक, बलूचिस्तान तक पहुंचे हुए थे, यहां तक इनका शासन हुआ करता था। प्रिंसेप को पता चलता है कि अब अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखमर्ती वाले राजा का नाम लिखा गया है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। जितने भी अभिलेख मिले ना, जितने भी सिक्के मिले ना, उनपे जिन भाषा में लिखावट है उस भाषा में राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो लिखी हुई है। कुछ सिक्कों पे राजा के नाम अशोक भी लिखे हुए हैं। अशोक सम्राट अपने नाम के सिक्के भी बनवाया करते थे। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध का परित्याग कर दिया। मैंने आपको बताया था, एक छोटी सी कहानी समझाया था। अशोक का जब युद्ध हुआ कलिंग राजा की राजकुमारी से, उसके बाद इन्होंने युद्ध का त्याग ही कर दिया, युद्ध किया ही नहीं, युद्ध छोड़ ही दिया तथा धम विजय की नीति को अभिलेखों पर खुदवाया ताकि उसके वंशज भी युद्ध न करे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ही जानकारी रोचक चीज आ गई है। धम क्या आ गया भैया, धम से गिर गए थे क्या अशोक? नहीं, धम के सिद्धांत के बारे में भी आपको समझाऊंगा। अशोक ने जो जब युद्ध छोड़ा ना तो इन्होंने एक सिद्धांत ही बना दिया जिसे धम का सिद्धांत कहते हैं, ताकि इस सिद्धांत के अनुसार उनके आगे आने वाले वंशज भी युद्ध ना करें, युद्ध को ना अपनाएं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये जो थे युद्ध वाला मैटर के बाद क्या हुआ था। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा। चलते हैं आगे की स्लाइड में। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ, दो लिपि तो मैंने आपको समझाया था, दो अशोक सम्राट के कार्यकाल में मिला था, एक मिला था ब्राह्मी और दूसरा मिला था खरोष्टी। तो 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के बारे में बताया है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जो हमारे भारत में आए थे, तो इन्होंने इसका मतलब निकाला। किसका मतलब? हमारे जो दो लिपि हैं ब्राह्मी और खरोष्टी। अब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग शुरू के अभिलेख और सिक्कों पर किया जाता था। शुरुआत में जो अभिलेख बनाए गए हैं उन पे इनका उपयोग किया जाता था। अब देखिए ज्यादातर बातें ये पता चला है कि राजा का नाम उस सिक्के पर लिखा हुआ था। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दिया है कि उस समय के जो सिक्के थे, मोहरे थे, अभिलेख थे, उस पे राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें तो लिखी हुई थी। इसके साथ साथ राजा का नाम भी लिखा हुआ था, अशोक भी लिखा हुआ था। अब देखिए प्रियदर्शी का मतलब होता है मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा, अर्थात जिसका मुख सुंदर हो ऐसा राजा। तो अशोक वाकई में सुंदर थे। और या राजा सुंदर नहीं भी हो तो राजा के बारे में तो आपको अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा, राजा के बारे में तो आपको अच्छी अच्छी जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो राजा फांसी चढ़ा देगा भाई। अभी हमारा सरकार चाहे किसी का भी हो, सरकार के खिलाफ बोलेंगे क्या? सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार हमको अंदर नहीं कर देगा। तो सरकार भी तो हमारा राजा है। तो उस समय अशोक सम्राट के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां दी गई और उसे सिक्कों पर लिखा गया, उनका मुख बनाया गया और बताया गया कि अशोक सम्राट उस समय बहुत ही सुंदर दिखने वाले राजा थे। इस तरह से अशोक सम्राट के बारे में जो ये प्रियदर्शी बताया गया है, ये प्रियदर्शी का मतलब ही यही है कि सुंदर मुख वाला, बहुत ही प्रिय दिखने वाला। ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिलता है। चलिए अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं।
खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब ये जो अंग्रेज वाले आए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में, और इन्होंने खरोष्टी लिपि को पढ़ा है, वो कैसे पढ़ा है? तो देखिए, पश्चिमोत्तर में पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। पश्चिमोत्तर में जितने भी जगह पे ये अभिलेख पाए गए हैं उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। इस क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासक शासन करते थे, हिंदू भी करते थे और यूनानी शासक भी शासन करते थे, और उनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों से खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। ये एक ऐसा जगह था पश्चिमोत्तर जहां पे हिंदू राजा भी थे, यूनानी राजा भी थे, और यहाँ पे जो ये भाषा लिखा गया है सिक्के पे, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। उनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए। वो सिक्का जो वहां पे मिला है ना, जो करेंसी मिला है या फिर कहिए जो अभिलेख मिला है, उस पे जो राजा के नाम के साथ साथ उसको कौन से भाषा में लिखा गया? तो यूनानी भाषा में लिखा गया है और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया। जो उस समय के विद्वान थे, पुरातत्वविद थे, जो यूनानी भाषा पढ़ते थे, उनके पास जब इसे ले जाया गया तो उन्होंने मेल किया, तब बताया ये तो खरोष्टी भाषा है, खरोष्टी भाषा में इस पे लिखा गया है अभिलेखों पे, सिक्कों पे। तब जाके पता चला कि भैया ये खरोष्टी भाषा क्या होता है और किसने लिखा है, क्योंकि यूनानी और हिंदू शासक दोनों थे, तो यूनान के पास भी गया तो वहां पे ये बताया कि ये खरोष्टी भाषा में इन सिक्कों और मोहरों और अभिलेखों पे लिखा गया है। आगे की स्लाइड में हम बढ़ते हैं, ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया। खरोष्टी तो हो गया, अब ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मी काफी प्राचीन लिपि है, बहुत पुरानी लिपि है। ब्राह्मी जो है वो काफी पुरानी लिपि है। आज हम लगभग भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं, जितनी भी भाषाएं हमारे भारत में हैं, वो चाहे हिंदी हो, वो चाहे संस्कृत हो, या और भी भाषा जितने भी हो, मैथिली है, भोजपुरी है, मराठी है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बहुत तरह तरह की विविधताएं हैं हमारे भारत देश में, बहुत तरह तरह की भाषाएं हैं हमारे भारत देश में। तो उनकी जड़ जो है वो ब्राह्मी लिपि ही है, क्योंकि ये अशोक के कार्यकाल में ये प्राकृत लिपि में लिखा जाता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं आज के भारत में जितनी भी भाषाएं मौजूद है, जितनी भी भाषाएं हम पढ़ती हैं, वो कहीं ना कहीं इस सब का जड़ जो है, माता कह लीजिए, वो ब्राह्मी ही है। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी और अक्षरों का, प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया। 18वीं सदी में क्या हुआ? यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडित, भारत के जानकार, भारत के ज्ञानी लोगों से देवनागरी लिपि के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल किया और इसके साथ साथ प्राचीन अक्षरों को मेल करने का प्रयास किया। ब्राह्मी लिपि में जो अक्षर थे ना, उसका मेल करने का प्रयास किया गया। कई दशकों के बाद जेम्स प्रिंसप ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। ये जो जेम्स प्रिंसप थे, लास्टली प्रयास करते करते 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि जो लिखा गया था अशोक के कार्यकाल में, उसका मतलब निकाल लिया, उसको समझ लिया, बता दिया कि इन सब चीजों में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया, किस तरह से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सिक्के किस प्रकार के होते थे? उस समय में सिक्के किस प्रकार के होते थे, सिक्के के बारे में जान लेते हैं। व्यापार करने के लिए सिक्के का प्रयोग किया जाता था। जो बिजनेस है ना, जो व्यापार है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज खरीदना हो या फिर कोई चीज बेचना हो, तो इसके लिए किस चीज का उपयोग होता था? पैसे का। और पैसे को उस समय सिक्के कहते थे। चांदी और तांबों के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चांदी का सिक्का था भाई साहब, आज की तरह लोहा, टीन, स्टील का नहीं था। आज अगर चांदी का सिक्का आ जाए ना तो मजा ही आ जाए। 1 रुपए का सिक्का ना हम 10 रुपए में खरीद लेंगे, कहेंगे दे दे भाई। चांदी का कीमत ज्यादा है, लेकिन उस समय चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे और उसी का प्रयोग किया जाता था। जिस समय खुदाई की जा रही थी, इन सब समय में जब खुदाई हो रही थी, तब यह सिक्का प्राप्त हुआ है। मौर्य समाज के अस्तित्व को खोदा जाने के बाद पता चला है कि यह सिक्का उस समय प्रचलित था। इस तरह के सिक्के उपयोग में लाए जाते थे। इन सिक्कों को राजा ने जारी किया था, खुद राजा के द्वारा जारी किया गया था, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों द्वारा सिक्का को जारी किया गया हो। राजा भी जारी कर सकता है, या उस समय के अमीर तबके के लोग, अमीर व्यापारी लोग जो बिजनेस करते थे, वो भी सिक्के को जारी किए होंगे। अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि हमारा तो पढ़ाई हिस्ट्री में जो है इन सभी चीजों के चैप्टर के ऊपर ज्यादातर अनुमानित है, अनुमान के ऊपर ही हम पढ़ रहे हैं।
शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के जो थे वो यूनानी शासकों ने जारी किए थे। अब एक सिक्का पर राजा का फोटो भी होगा और उसके बारे में लिखा होगा। इसका सबसे पहला ऐसा सिक्का जो है हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। समझ लीजिएगा, एक ही सिक्का पर फोटो भी है, फोटो पे के बाद उस पर कुछ लिखा हुआ भी है। ये किसने जारी किया था? सबसे पहले हिंदू और यूनान के शासकों ने जारी किया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। जी हाँ, सोना का भी सिक्का हुआ करता था। जहाँ जो हम 1-2 रुपया लेके घूमते हैं लोहा टीना वाला, उस समय सोने का हुआ करता था। किसने सबसे पहले? कुषाण राजाओं ने जारी किया था। किस चीज का सिक्का? सोना का सिक्का। और इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्कों जैसा ही हुआ करता था। आकार या वजन रोमन सिक्कों की तरह ही होता था, रोमन सिक्कों के बराबर ही होता था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में शासकों ने तांबों के सिक्के जारी किए थे। पंजाब और हरियाणा में जो राजा हुआ करते थे ना, वो किस चीज के सिक्के जारी किए? तांबे के सिक्के जारी किए, जो कि हजारों की संख्या में वहां से मिले हैं। जब खुदाई हुआ पंजाब और हरियाणा में, तो हजारों की संख्या में तांबा का सिक्का जो है वहां से प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि हरियाणा और पंजाब के शासक जो थे वो तांबे वाले सिक्के का उपयोग करते थे। सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। देखिए, गुप्त शासक जो थे उनके द्वारा ही सबसे अच्छे सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यहां पे आपने इन सारे पॉइंटों को समझ लिया है। अब इन सारे पॉइंटों को आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि इसमें जो है ना एक स्टोरी की तरह हमें पढ़ना है। कोई ज्यादा रटना वटना नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। एज ए स्टोरी आप पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब आगे की स्लाइड में क्या कहता है? आगे की स्लाइड में कहता है कलिंग का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। मैंने शुरुआत से आपको कलिंग के युद्ध के बारे में बताया है। तो कलिंग के युद्ध में क्या होता है? अशोक के राज्यारोहण में 8 वर्ष के पश्चात, मतलब जब अशोक राजा बने, जब उनको राजा का भार दिया गया, उसके 8 साल बाद ही क्या हुआ? 261 ईस्वी पूर्व में अशोक का कलिंग के साथ युद्ध हो गया। 8 साल बाद जब ये राजा बन गए, उसके 8 साल बाद ही 261 ईसा पूर्व इनका कलिंग के राजा के साथ युद्ध हो गया। और प्लिनी के अनुसार, प्लिनी जो है वो एक प्रकार के आप समझ लिए यूनानी जो थे वो अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे। तो इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि राज्याभिषेक के बाद यह घटना है, यह घटना जो कलिंग के ऊपर आक्रमण करने की है या कलिंग से युद्ध करने की है, ये इनके राजा बनने के 8 साल बाद की है। क्या हुआ कि कलिंग की सेना के 60,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। कलिंग की सेना में क्या था? आपको बता दूं कि 60,000 पैदल सेना के लोग थे, 1,000 घुड़सवार थे जो घोड़े पे सवारी करके आए थे युद्ध करने, और 700 हाथी थे। अशोक की सेना अधिक शक्तिशाली थी, कलिंग के राजा से अधिक शक्तिशाली थी अशोक की सेना। इन्होंने इस पूरे कलिंग के राजा को हरा दिया। हालांकि यह युद्ध चला, कलिंग के लोगों ने, कलिंग के शासक ने जमकर लोहा दिया अशोक को, लेकिन अशोक जो थे वो ज्यादा शक्तिशाली थे, इनके पास ज्यादा सेना था, इनके पास ज्यादा हाथी था, तो कलिंग के राजा ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके। और देखिए इसमें क्या हुआ कि वो पराजित हो गए। कलिंग के जो राजा थे वो पराजित हो गए और 1.5 लाख सैनिक युद्ध में बंदी बना लिए गए। अशोक के द्वारा उनके 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया, और कुछ लोगों की तो भय से भी मृत्यु हो गई, डर के कारण हो गई मृत्यु। यहाँ पे डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के अनुसार मगध का सम्राट बनने के बाद अशोक का यह प्रथम एवं अंतिम युद्ध था। जब अशोक, ये किसने कहा पहले ये देख लीजिए, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने कहा कि जब अशोक सम्राट बने तो उसके बाद का ये पहला भी युद्ध था उनके लिए और अंतिम युद्ध भी था। इसके बाद उन्होंने कोई युद्ध ही नहीं किया, क्योंकि इसके साथ ही, इस युद्ध के बाद ही उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि कभी भी वो शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और वो शास्त्र के हिसाब से, मतलब शास्त्र के हिसाब से अपने पूरे राज्य को चलाएंगे। अब शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये था कलिंग का युद्ध। आगे की स्लाइड में लेके चलता हूं। अशोक का राजत्व सिद्धांत क्या था? अशोक जो सम्राट थे उनके राज करने का, प्रशासन करने का, शासन करने का सिद्धांत कैसा था? वो कैसे राज करते थे अपने जनता के ऊपर। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने शांति एवं मैत्रिता का नीति अपनाया। जब कलिंग युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद अशोक जो थे वो शांति का राह अपना लिया, मैत्रिता का, मतलब अब लड़ाई झगड़े से अलग हो गए, अब सिर्फ
शांति से, दोस्ती के हिसाब से वो राज करते थे। इसके बाद अशोक ने 2 आदेश भी जारी किए। अशोक ने 2 आदेश जारी कर दिए कि जो धौली और जागोर नामक स्थान पर सुरक्षित है, 2 जगह है जिसका नाम है धौली और जागोर। अशोक ने जो 2 नीति का प्रतिपादन करवाया था, बनाया था, वो यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। इन आदेशों में लिखा गया था कि सम्राट अशोक का आदेश है कि जो ये बातें इन्होंने बताया, जो अलग अलग तरह की नीति और शासन में अपने पद्धति में लाए, उसमें बताया गया कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो, अपने प्रजा को पुत्र की तरह समझा जाए, अपने संतान की तरह समझा जाए, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को कारावास या दंड या यातना न दिया जाए। किसी भी बिना मतलब के अगर उनकी गलती न हो तो उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें कारावास मतलब जेल में नहीं रखा जाएगा, उन्हें यातनाएं नहीं दी जाएगी, मतलब उनके साथ मारपीट नहीं किया जाएगा। जनता के साथ न्याय किया जाना चाहिए। जितने भी हमारे पास शासन के अंदर जितने भी जनता हैं, उनके साथ बिल्कुल न्याय की पद्धति अपनाने की बात अशोक द्वारा किया गया। धम्म इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे आपको सही तरीके से देखना है। धम्म एक नियमावली थी, नियमावली थी, नियम था। अशोक का धम्म भी है और धम्म के बारे में पहले जान लीजिए। यह एक नियमावली अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। धम्म जो है वो अशोक के द्वारा दिया गया एक नियम था, कानून था। जनता के प्रति उन्होंने एक नियम बनाया जिसे धम्म कहा गया। अब इसके प्रचार के लिए उन्होंने कई तरह के अभिलेखों का उपयोग किया है। इसमें बड़ों के प्रति आदर के लिए बोला गया है कि अपने से बड़े लोगों के प्रति आदर का भावना रखिए। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखिए। जो सन्यासी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके प्रति बिल्कुल मतलब नॉर्मल रहिए, उदारवादी बनिए, उदारता से पेश आइए। ये नहीं कि किसी के ब्राह्मण के साथ आप परेशान कर रहे हैं, ब्राह्मण को, सन्यासियों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सेवक और दासों के साथ उदार व्यवहार, जो हमारे नौकर होते हैं या सेवक होते हैं, उनके प्रति भी हमें उदार रहना है, अच्छा व्यवहार करना है। दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करें। ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो दूसरे के धर्म को मतलब नीचा दिखाएं या परेशान करें उस धर्म के लोगों को, ऐसा नहीं है। दूसरे के धर्म का भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये धम्म का अभिप्राय था, जो नियमावली थी, जो अशोक के द्वारा बनाया गया था और जिसका प्रचार इन्होंने अभिलेखों के द्वारा किया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अशोक का धम्म। अब जो अशोक ने जो धम्म का नियमावली बनाया था, इसके बारे में जानते हैं। धम्म के सिद्धांत साधारण और सार्वभौमिक थे। धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद में संसार में अच्छा रहेगा। जो इन्होंने धम्म का विचार दिया ना, इससे इनका ये कहना था कि इससे हमारे संसार के अंदर आने वाले सभी लोगों का जीवन बेहतर होगा, अच्छा हो जाएगा। और आने वाले समय में भी यदि धम्म का पालन किया जाए, धम्म के नियमावली को अपने जीवन में उतारा जाए, तो उनका संसार बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। अब देखिए, अशोक जो थे, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इनका व्यक्तिगत अपना जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। उसने अपने धर्म को किसी धर्म पर थोपने का प्रयास नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसके बाद उन्होंने सभी लोगों को बोला अपने शासन काल में, अपने प्रजाओं की, तुम सभी बौद्ध धर्म अपना लो। नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसकी यहाँ पे छूट थी, इसका यहाँ पे छूट था कि हर आदमी अपने धर्म के प्रति उदारवाद रहे, मतलब अपने धर्म के प्रति प्यार बनाए रखे। इन्होंने तो बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को किसी के ऊपर नहीं थोपा। उसमें ऐसे नैतिक सिद्धांतों का प्रचार किया जो सभी धर्मों का मान्य हो, और उस धर्म के सिद्धांत व्यवहारिक एवं निषेधात्मक 2 पहलू थे। इन्होंने अपने, देखिए पूरे स्लाइड का मतलब मैं समझा देता हूं आपको 1 मिनट में, कि अशोक के धम्म का अभिप्राय क्या है। धम्म एक नियमावली थी। इस नियमावली में अशोक ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की बातें बताएं। अपने टीचरों, अपने शिक्षकों के प्रति आप अच्छा व्यवहार रखें, अपने से बड़ों लोगों के प्रति आप अच्छा व्यवहार रखें, समाज में किसी को परेशान न करें, किसी भी धर्म को लेकर विवाद न करें। ये सारे बात अशोक ने अपने धम्म के वाले जो नियमावली था इसमें बताया था। और इसका प्रचार इन्होंने कैसे किया? अभिलेखों के माध्यम से किया। अभिलेख बनवा के उस पर ये सारी बातें लिखवाया और पूरे अपने जहां तक इनका राज्य था उन सब जगह पर इसको प्रचारित करवाया। इस तरह से आपने अशोक का धम्म देख लिया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या किया? अशोक की जो नियमावली थी धम्म, उसके प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया? एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किए, मतलब अलग से एक गठन बनाया जो इसका प्रचार करेगा
और इस धर्म के प्रचारक को हम क्या कहते हैं, महामात्य कहते हैं, महामात्य के नाम से जानते हैं। देखिए महामात्य नियुक्त किए गए, इसमें 13 शिलालेख लिखा गया, सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए गए, सभी के लिए अलग अलग धर्म के महामात्य नियुक्त किए गए। अलग अलग जगहों पर ये लोग जाते रहते थे, प्रचार करते थे, इनके राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर धर्म के नीति का प्रचार करना ही काम किसका था, महामात्य का था। और महामात्य कौन थे, महामात्य वही लोग थे जिनको धर्म के प्रचार, धम्म, अब धर्म नहीं समझ लीजिएगा, धम्म है, धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं के सांस्कृतिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। ये जितने भी महामात्य नियुक्त किए गए, इनका काम था घूम घूम कर अपने राज्य में उन लोगों के जरूरतों को पूरा करना हो, जो लोग दास हो, धनी है, गरीब है, वृद्ध है, युवा है, कोई भी लोग हो, इनकी जरूरतों को पूरा करना ही महामात्य का काम था। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अशोक ने जो अपनी नियमावली बनाई थी धम्म, उसका विशेषता क्या था, तो देखिए नैतिक जीवन व्यतीत करना, पहला विशेषता था नैतिक जीवन व्यतीत करना। अगर आप धम्म की विशेषताओं की बात करें तो इसमें है कि नैतिक जीवन आप व्यतीत करेंगे। धम्म के अनुसार कहा गया कि मनुष्य को समान एवं सदाचार तरीके से अपने जीवन को यापन करना चाहिए, बिल्कुल शांति से, सदाचार और समान तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दूसरा इन्होंने इनके विशेषता में है वासनाओं पर नियंत्रण रखना। इस धम्म के अनुसार बाहरी आडंबर और अपने वासनाओं पर नियंत्रण करने की बात की गई है। ऐसा नहीं कि आप 4-5 शादी कर लो, लड़कियां छेड़ो, किसी भी महिला को छेड़ो, किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करो। और अभी के समय में जो ये बलात्कार, रेप, ये सब होता है, इन सब पर उस समय नियंत्रण करने की बात की गई थी। ये सब किन कारणों से होता है, वासनाओं के कारण से होता है। तो वासना पे नियंत्रण करने की ही बात इनके धम्म की विशेषताओं में आता है, जो सेकेंड नंबर पे है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरे धर्मों का सम्मान। ये नहीं कि हम जिस धर्म के हैं, हम जिस धर्म से रिश्ता नाता रखते हैं, उस धर्म को छोड़ के बाकी सबका अपमान करें, नहीं, दूसरे धर्मों का भी यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। जीव जंतु को क्षति न पहुंचाना, किसी भी प्रकार के पशु पक्षी, गाय भैंस, जीव जंतु, हाथी घोड़ा, कुछ भी हो, आप उसे अकारण क्षति न पहुंचाएं, किसी कारण से उसको परेशान ना करें। ये भी इनके धर्म की विशेषता थी। सबके प्रति दयालु बन के रहें। देखिए रुष्ट नहीं होना है किसी से, किसी भी इंसान के साथ द्वेष नहीं रखना है, सबके प्रति हमें दयालु बनना है, सबके प्रति आदर का भावना रखना है, सम्मान का भावना रखना है। ये भी इनके धर्म की विशेषताओं में से था। सभी का आदर करना, अपने से छोटे हों या बड़े हों, सबका आदर होना चाहिए। हमारे संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का एक समान आदर होना चाहिए, बड़ों का आदर होना चाहिए, छोटों का आदर होना चाहिए। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो धर्म की विशेषताओं में आता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मौर्य समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियां। देखिए ये आपके सिलेबस में है पॉइंट। मैंने तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो हैं वो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है। चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया ना आपके चैप्टर से, तो ये पॉइंट जो है वो आपके सिलेबस में है इस बार, कि मौर्य समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियां कैसी थी मौर्य समाज की। देखिए सामाजिक जीवन में अशोक के लेख, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की यात्रा विवरण से मौर्य काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मौर्य का जो शासन काल था, मौर्यों का जो जीवन था, वो कैसे पता चलता है, वो अशोक के लेखों से पता चलता है। अशोक ने जो लेख बनवाया ना उससे पता चलता है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र का किताब लिखा था और चाणक्य ने भी लिखा था, कौटिल्य, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र का किताब लिखा था, इससे पता चलता है। और मेगस्थनीज जो यूनान से आया था, जो इतिहासकार था और राजदूत भी था, इसने जो लिखा है उससे भी मौर्य समाज के बारे में पता चलता है। सामाजिक वर्ग एवं जाति की बात अगर कर ले मौर्य समाज में, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से यहाँ पे आश्रम का व्यवस्था था, आश्रम बनाए गए थे। जैसे गुरुकुल होता है ना, वैसे ही गुरुकुल बनाए गए थे बच्चों के पढ़ने के लिए। वहां पे शिक्षक रहते थे, ज्ञानी लोग रहते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य से प्रतिष्ठित, क्षत्रिय मतलब राजा, जो राजपूत हुआ करते थे, जो लड़ाइयां लड़ा करते थे, जो राज करते थे, इनके बारे में भी यहाँ पे पता चला है। लोग ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। जो पंडित होते थे, जो ब्राह्मण होते हैं, जिनकी जाति ब्राह्मण होती थी, उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखते थे। आज भी हम ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं। तो ये उस समय भी हुआ करता था, कब? मौर्य के शासन काल में।
मैग्नीज के इंडिका के अनुसार 7 जातियों का उल्लेख है। मैग्नीज जो है, जो यूनान से आया था, जो राजदूत भी था और यूनानी इतिहासकार भी था। इसके हिसाब से मौर्य समाज के समय, मौर्य शासन काल के समय 7 जातियों का विवरण मिलता है, जिसमें दार्शनिक थे, किसान था, अहीर था, कारगिर था, सैनिक था, निरीक्षक था और सभासद था। ये 7 जो हैं जाति, ये उस समय इंडिका जो इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसमें यहाँ पे प्राप्त होता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस स्लाइड में बढ़ते हैं। स्त्रियों की दशा कैसी थी जब मौर्य का शासन काल था? जब मौर्य शासन कर रहे थे उस समय हमारे मतलब स्त्रियों, भारतीय स्त्री कह सकते हैं, स्त्रियों की दशा कैसी थी? कैसा रख रखाव था स्त्रियों का? स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त था जी, स्वतंत्र थी महिलाएं और इक्वल था, पुरुष के साथ वो बराबर का हिस्सेदार थी। ऐसा नहीं कि दबा के रख दिया जाता था महिला को, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार था। स्त्रियों का पुनर्विवाह एवं तलाक की अनुमति थी। स्त्रियां जो है वो दूसरी शादी कर सकती थी, तलाक दे सकती थी, अगर पति के साथ नहीं बनता है तो वो पति को छोड़ सकती थी। और ऐसी, तो ये क्या है? ये तो स्वतंत्रता है ना महिलाओं का, कि वो अपने हिसाब से अपने पति का चयन कर सकती है, जिसके साथ उसे रहना है उसका चयन कर सकती है, और अगर नहीं बनता है, खटपट है, तलाक दे सकती है, हटा देगी, छोड़ देगी। स्त्रियां धार्मिक कार्यों को अपने पति के साथ पूरा करती थी। जितने भी धार्मिक कार्य होते थे, पूजा पाठ होते थे, तो स्त्रियां जो है वो अपने पति के साथ उस धार्मिक कार्य में उपस्थित होती थी और उसे पूरा करती थी। प्रशासन में स्त्रियां गुप्तचर का काम करती थी, गुप्तचर का भी काम करती थी। जो गुप्त जानकारियां होती थी ना, वो राजा तक पहुंचाने का काम करती थी उस समय की स्त्रियां। अब देखिए, सैनिक के रूप में भी प्रशिक्षित थी, सैनिक ट्रेनिंग भी था। ये जरूरत पड़ने पे तलवार, भाला और युद्ध भी कर सकती थी। महिलाओं की स्वतंत्रता का इतना फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी जो वेश्यावृत्ति भी करती थी। वेश्यावृत्ति आप समझते हैं, वेश्यावृत्ति करती थी और व्यवसाय के रूप में करती थी, पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म को बेचती थी। मौर्य शासन काल में भी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। इनको गणिका या रूपजीता कहा जाता। जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला थी ना, उनको गणिका कहा जाता था या रूपजीता कहा जाता था मौर्य काल में। अब देखिए, चाणक्य के अनुसार जो उनके अर्थशास्त्र के बुक थे उसमें बताया गया कि अपने वंश की रक्षा करने के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति से भी पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। अगर किसी महिला का शादी हुआ, उसके पति में अगर किसी प्रकार की परेशानी है, अगर वह बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में वो दूसरे पुरुष के साथ भी संयोग करके अपने बच्चे को पैदा कर सकती थी। इतनी स्वतंत्रता थी महिलाओं को मौर्य समाज में, मौर्य शासन काल में। आगे की स्लाइड में चलते हैं। भोजन, दूध, दही, घी, जौ, चावल। कुछ लोग उस समय मांस व शराब का भी सेवन करते थे। मांस व मदिरा मतलब शराब का सेवन करते थे। भोजन स्वादिष्ट बनाया जाता था। बौद्ध धर्म के प्रभाव आने के पश्चात मांस का सेवन कम हो गया। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद मांस का, मदिरा का सेवन पहले की अपेक्षा कम हो गया। खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम हो गया, क्योंकि सब कुछ लोग सम्राट को देख के इन सब चीजों का त्याग कर दिए थे। अब देखिए, मैग्नीज लिखते हैं कि जब भारतीय लोग भोजन करने बैठते थे तो प्रत्येक सदस्य के सामने तिपाई आकार की मेज रख दी जाती थी, जिसके ऊपर सोने के प्याले में सबसे पहले उबले चावल और उसके बाद पकवान परोसे जाते थे। अब जो ये यूनानी इतिहासकार थे, ये क्या कहे कि जब भारतीय लोग भोजन करते थे ना, तो उनके आगे एक टेबल टाइप का रख देता था, सोने का प्याला रख दिया जाता था और उसमें उबला हुआ चावल रखा जाता था। शायद ये उस समय के धर्म के हिसाब से या फिर कुछ नियम रहा होगा जिसके हिसाब से ये काम होता था। मनोरंजन के लिए ये लोग नृत्य, संगीत, गायन, घुड़दौड़, पशुओं से युद्ध, नौकायान, जुआ, धनुर्विद्या समाज में प्रचलित था। अपने मनोरंजन के लिए ये सारे खेलों को खेलते थे उस समय भी, जब मौर्य का शासनकाल हुआ करता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन कैसा था इनका, इकोनॉमिक कैसा था, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था। मौर्य समाज की अर्थव्यवस्था मेनली मतलब मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी। मतलब कृषि यहाँ का मुख्य पेशा था, पशुपालन यहाँ का मुख्य पेशा था और वाणिज्य पर आधारित थी, जिसको सम्मिलित स्पर्श वार्ता भी कहा जाता है। मौर्य समाज के पतन के कारण को भी समझ लिए, क्योंकि मौर्य समाज ना ज्यादा दिन तक चला नहीं था, कुछ लंबे समय तक इनका शासन काल नहीं रहा, तो इनके पतन का क्या कारण था वो जान लीजिए। देखिए, निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, कमजोर इनके राजा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा सब आए हैं वो निर्बल थे, कमजोर थे और अयोग्य थे, शिक्षित नहीं थे। उनको ये नहीं पता था कि अपने राज्यों को कैसे चलाना है। केंद्रीय शासन की निर्बलता, केंद्र शासन में निर्बलता थी, मतलब सही तरीके से वो शासन नहीं कर पा रहे थे।
साम्राज्य का प्रशासन, मतलब ये सारे पॉइंट जो है, अत्याचारी शासक, दरबार में षड्यंत्र, आर्थिक कारण, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब आपको पता है आर्थिक कारण, पैसे नहीं थे राजा के पास, दरबार में षड्यंत्र, मतलब एक लोग दूसरे लोग के प्रति घृणा की भावना रखते थे, द्वेष का भावना रखते थे, राजा बनने का होड़ लगा हुआ था, कैसे अपने राजा को खत्म किया जाए। ऐसी समस्याएं अगर एक जगह पे आ जाए तो क्या होगा, वो राज्य कभी नहीं चल पाएगा। इसी कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है? जो मौर्य साम्राज्य रहा है हमारे यहाँ, वो महत्वपूर्ण था। तो देखिए 9वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के प्रारंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास का मुख्य काल माना गया है। इस समय भारत गुलाम था। मौर्य समाज को 9वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है, उस समय मौर्य समाज को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा माना गया है, बहुत ज्यादा प्रभावी माना गया है, और कहा जाता है कि इस समय भारत गुलाम था। अद्भुत कला का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है, मूर्तियां जो साम्राज्य की पहचान के रूप में मिलती है, अभिलेख जो राजाओं ने अपने द्वारा लिखवाया था वो मिलता है। अशोक एक महान शासक था और मौर्य साम्राज्य 150 वर्ष तक ही चल पाया। मौर्य का जो शासन काल था वो केवल और केवल 150 वर्ष तक ही चल पाया था, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में खत्म हो गया था, और खत्म होने के कारण मैंने आपको बता दिया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। दक्षिण के राजा और सरदार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल सब जो है ये भारत के दक्षिण हिस्से में पड़ता है। ये क्या था, चोल, चेर एवं पांड्य जैसी सरदारियां का उदय हुआ, सरदार का उदय हुआ। कौन कौन से? चोल, चेर एवं पांड्य, ये सब जो थे ये सब वहां के सरदार हुआ करते थे। और देखिए ये समृद्ध और अस्थाई थे, मतलब धनी थे, पैसे वाले थे। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। जो तमिल का ग्रंथ है संगम, उसमें इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार और राजस्व जुटाते थे, इसमें सतवाहन राजा भी थे। ये जो सरदार थे वो अपने अंदर आने वाले लोगों से कर वसूला करते थे, टैक्स वसूला करते थे। अब देखिए सरदार और सरदारी क्या है ये भी आपके लिए जानना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण के राजा के बारे में तो मैंने बता दिया कि यहाँ चोल, चेर एवं पांडल जैसे सरदार हुआ करते थे। लेकिन सरदार और सरदारी क्या था? तो सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता था, शक्तिशाली व्यक्ति था। सरदार जो सरदार होता था वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था, मतलब सरदार का बेटा ही सरदार बनेगा, फिर उसका बेटा सरदार बनेगा, ऐसा ही होता था। एवं नहीं तो उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, या फिर और भी कोई नाती पोता, फूफा, फुआ, इसके बेटे को भी सरदार बनाया जाता था। देखिए युद्ध के समय नेतृत्व करना एवं विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना सम्मिलित है। ये सरदार क्या करते थे? युद्ध के समय युद्ध लड़ते थे, या कोई आपसी विवाद हो जाए तो उसकी मध्यस्थता करते थे, मतलब उसको आपस में बिठा के उसको समाधान देते थे। ऐसे काम थे सरदार का, और यही इनके जो शासन करने की पद्धति थी यही सरदारी कहलाती थी। देखिए अपने समर्थन में उस भेंट का वितरण करते थे। सरदारी में प्रायः कोई अस्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होता था। सरदारी जो होता था, मतलब इनके सरदार जो होते थे, इसमें परमानेंट कुछ नहीं होता था कि यही सेनापति है, यही मंत्री है, बदलते रहते थे। अपने शक्ति के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से ये सब चीजों में बदलाव होता रहता था। तो ये था सरदार और सरदारी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सरदार के कार्य क्या थे? सरदार अगर बनाए गए थे तो उनके काम क्या थे? अनुष्ठान का संचालन करना। किसी प्रकार का अनुष्ठान हो तो उसका दायित्व है सरदार का कि वो उसे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से काम करवाए। युद्ध का नेतृत्व करना, युद्धों का नेतृत्व करना भी सरदार का काम था। इसके अलावा लड़ाई झगड़े, विवाद को सुलझाना, अगर आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इस विवाद को सुलझाना भी सरदार का ही काम था। सरदार अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। उसके अंदर जितने भी लोग होते थे सरदार के अंदर, उससे वो तोहफा लेता था, या फिर कहीं टैक्स लेता था, या फिर पैसे लेता था। अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता था। जो लोग उसके समर्थन करते थे उसमें उस भेंटों को बांट देता था। सरदारी में कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होता था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है कि कोई परमानेंट मंत्री, सेनापति नहीं होता था। समय के अनुसार ये सब चीजें बदलती रहती थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। दैविक राजा क्या है? देखिए देवी देवता की पूजा से राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे। कुषाण शासक ने ऐसा किया। क्या हुआ कि देवी देवता की पूजा से राजा को उच्च स्थिति हासिल हो जाता था, ऐसा कुषाण शासक ने किया था।
यूपी में मथुरा के पास माट में एक क्या है, देवा स्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की थी। यूपी में मथुरा है, मथुरा वृंदावन का नाम सुना होगा आपने, वहां पे देव स्थान पर कुषाण शासकों ने एक विशाल मूर्ति स्थापित की थी। अफगानिस्तान में भी ऐसा किया। इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देवतुल्य पेश करते थे। जो राजा होते थे वो खुद को उस समय देवता मानते थे और देवता की तरह उसे पेश करते थे। अपने मूर्ति को लगा के, अपने फोटो को लगा के कहते थे कि हम देवता हैं, हम देवता के बराबर हैं, हमारी पूजा करो, हम आशीर्वाद देंगे तो बड़ा बढ़िया बढ़िया काम सब हो जाएगा। ऐसा उस समय के राजा मानते थे। और किसने किया था? कुषाण के शासकों ने किया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। स्लाइड में कहता है गुप्त काल क्या है, तो गुप्त काल को भी समझना है। गुप्त काल सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का जो समय है उसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सोने के जो सिक्के होते थे ना, वो सबसे अच्छा तरीके से गुप्त काल में ही बनाया गया था। जो सोने के सिक्के थे उसे सबसे सही तरीके से गुप्त काल में ही बनाया गया था, इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में अनेक मेधावी और शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर शासन किए, सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि और शांति की स्थापना की थी। जो ये गुप्त काल हुआ ना, इस गुप्त काल में बहुत प्रतापी राजा सब आए, बहुत बड़े बड़े सम्राट आए और इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के जितने भी राज थे सबको जीतकर एक संगठित राज्य का निर्माण किया और उसमें शासन पद्धति सही तरीके से निर्माण किया। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी कहते हैं, डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी जो है वो कहते हैं 200 वर्षों तक गुप्त सम्राटों ने संपूर्ण उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम के प्रदेशों और राजनीतिक एकता प्रदान की, विदेशी सत्ता से भारत को मुक्त कराया। अब रामाशंकर त्रिपाठी के हिसाब से 200 वर्षों तक गुप्त शासन हुआ, गुप्तों का शासन हुआ और इन्होंने अपने देश को विदेशी ताकतों से भी मुक्त रखा। कोई भी विदेश का शक्ति जो था उस समय हमारे देश पर अटैक नहीं कर पाता था, क्योंकि ये बड़े ही शक्तिशाली, समृद्ध और कामयाब शासक थे और 200 वर्षों तक शासन भी किया। इन्होंने विदेशी सत्ता से भारत को मुक्त रखा। यहाँ पे कोई विदेशी ताकत हम पर हमला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारे राजा ही बहुत शक्तिशाली थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। गुप्त काल के शासक कौन है? तो गुप्त काल में जो शासक हुए हैं, श्रीगुप्त हुए हैं, घटोत्कच हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये वो राजा हैं जो गुप्त काल के शासन किए हैं 200 वर्षों तक। ध्यान से समझ लीजिए, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये कौन है? गुप्त काल के शासक हैं जो 200 वर्षों तक हमारे यहाँ शासन किए। बहुत समृद्ध थे, बहुत ही यशस्वी थे, बहुत ही मजबूत थे और इन्होंने विदेशी ताकतों से भारत को हमेशा मुक्त रखा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। विभिन्न राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां। अब समुद्रगुप्त भी गुप्त शासक में से ही आते हैं, तो इनकी नीतियां क्या थी? आर्यभट्ट उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, 9 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत के 12 शासकों को परास्त कर राज्य वापस लौटा दिया। पहले हरा दिया और फिर राज्य वापस कर दिया। कुषाण, शक तथा श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। ये जो कुषाण के राजा थे, शक तथा श्रीलंका के राजा थे, ये समुद्रगुप्त के सामने हाथ जोड़ के बोले, भैया हम आपका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, हम आपके अधीन रहना चाहते हैं, हम आपके अंदर रहना चाहते हैं। इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पड़ोसी देश राज्य असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। गण और संघ मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो यहाँ पे जो असम है, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम, इस समय जो गण थे वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। एक तरह से इनकी अधीनता के अंदर ही वो काम कर रहे थे। आगे की स्लाइड में बढ़ता है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो राजा थे उन्हें जो सिक्के थे उस पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी कन्या थी। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त के पिता ही थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें क्या हुआ, महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। बहुत बड़े शासक, बहुत ही अव्वल शासक, बहुत ही तेज शासक, ऐसे शासकों को ही महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे, उनके दरबार में ही कालिदास और आर्यभट्ट थे। कालिदास वगैरह का कहानी आपने बहुत सुना होगा। ये कौन से समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। आर्यभट्ट भी उन्हीं के अंदर थे और कालिदास भी उन्हीं के शासन के अंदर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत के शासकों को परास्त कर दिया था। जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने भी पश्चिम भारत के जितने भी शासक थे उन्हें मिला लिया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज बढ़ाने के तरीके। जो ये खेती में किसानों के द्वारा उपज बढ़ाने के तरीके के ऊपर क्या क्या काम किया गया है उसके बारे में भी जानना है। उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया, जिससे खेतों की जुताई हो जाती थी। लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। लोहे के, अब तो यहाँ पे लोहा बहुत अच्छे से यूज होने लगा, तो उसके फाल का उपयोग होता था, जिससे जमीन अच्छे तरीके से जोती जा सकती थी। फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के नए नए साधन को बनाना शुरू किया, क्योंकि पानी जब तक आप किसान के खेतों में नहीं डालेंगे तब तक फसल अच्छी होगी कैसे। तो उस समय के जो किसान थे वो नए नए तरीके अपनाने लगे, जिससे सिंचाई अच्छे तरीके से हो सके। फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुआं और नहर जैसे सिंचाई साधन को बनाया गया था, जो कि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, फसल के उपज को बढ़ाने के लिए उस समय क्या हुआ, तालाब, कुआं, नहर जैसे सिंचाई जैसी चीजों को बनाया जाने लगा, जिससे फसल अच्छी तरह से उगाई जा सके। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सिक्के और राजा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिक्के के चलन से व्यापार आसान हो गया। जब पैसा आ गया ना, तो इससे क्या हुआ कि व्यापार जो था, जो व्यवसाय था, वो आसान हो गया था। चांदी, तांबे के आहत सिक्के प्रयोग में लाए गए। चांदी के भी सिक्के थे, तांबे के भी सिक्के थे। ये सिक्के जो है हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। जब पुरातत्वविदों ने जो खोदा ना, तो ये सिक्के हमें वहीं से प्राप्त हुए हैं। सिक्के राजाओं ने जारी किए थे। जितने भी सिक्के थे उस पे राजाओं का नाम था, राजाओं के बारे में लिखा हुआ था। कई बार अशोक का भी नाम देखने को मिलता है। तो ये सब राजाओं ने जारी किया था। शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्का यूनानी शासकों ने जारी किया था। किसी भी सिक्के पर अपने राजा का फोटो लगा के उसके बारे में लिखना सबसे पहले कहाँ चालू हुआ? यूनान में चालू हुआ। यूनान के राजाओं ने इसे शुरुआत किया था। देखिए, दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिल हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री मिला है, ऐसा जगह मिला है जहां पे सिक्कों का मिल था, जहां पे सिक्के बनाए जाते थे। सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया। मतलब गुप्त शासक जो थे, उन्होंने ही सोने के सबसे बेहतरीन सिक्कों का निर्माण किया था। देखिए, इस तरह से जो आपका क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करें, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।